नमस्कार। राजनीति में असल काम बंद दरवाजों के पीछे नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत के आंकड़ों में होता है। हम यहाँ किसी का पक्ष या विपक्ष करने नहीं आए हैं। हमारा मकसद है उस सिस्टम को समझना, उस प्रणाली को परत दर परत खोलना, जिससे चुनावी नतीजे तय होते हैं। आज का चुनाव सिर्फ भाषणों और नारों का खेल नहीं रह गया है, बल्कि ये डेटा इंजीनियरिंग और गवर्नेंस की एक गहरी प्रक्रिया बन चुका है। इसे समझने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा सीट को एक ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे और जानेंगे कि जमीन की आवाज को एक कामयाब रणनीति में कैसे बदला जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज के दौर में एक चुनाव जीता कैसे जाता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई विज्ञान काम कर रहा है? जवाब अब काफी साफ है। आधुनिक चुनाव एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह है, जहां हर फैसला, हर कदम आंकड़ों के ठोस विश्लेषण पर आधारित होता है। ये वोटरों को गहराई से समझने और उनकी जरूरतों को सही मायने में पूरा करने का एक बहुत ही मेथोडोलिकल, एक व्यवस्थित तरीका है। देखिए, पुराने तरीकों और आज के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पहले नेता अपने अनुभव और अंदाजे पर चलते थे, है ना? रैलियों में आई भीड़ देखकर हवा का रुख समझा जाता था। लेकिन अब हर चीज का एक ब्लूप्रिंट बनता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी इमारत को बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार होता है। हर वोटर, हर मोहल्ला, हर मुद्दा सब डेटा का हिस्सा है और उसी नक्शे के आधार पर रणनीति की पूरी इमारत खड़ी की जाती है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा सीट के ब्लूप्रिंट की पड़ताल करते हैं। वही कैराना जो हमेशा अपने खास सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक उथल-पुथल के लिए चर्चा में रहा है। हम देखेंगे कि ये जमीनी आंकड़े असल में क्या कहानी कहते हैं और उन आंकड़ों से एक असरदार चुनावी रणनीति कैसे जन्म लेती है। किसी भी रणनीति का जो पहला कदम है ना, वो है उस इलाके की नब्ज को पकड़ना। इसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइटल्स कहते हैं, यानी निर्वाचन क्षेत्र के वो जरूरी आंकड़े जो उसकी सेहत बताते हैं। ये वो बुनियादी नंबर्स हैं जो बताते हैं कि जमीन पर असल में चल क्या रहा है, कौन वोट दे रहा है और हवा किस तरफ बह रही है। चलिए अब जरा वोट शेयर में हुए बदलाव पर गौर करते हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी को करीब 47.5% वोट मिले। 2022 आते आते ये बढ़कर 54% से भी ज्यादा हो गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर 43.46% पर रहा। ये नंबर सिर्फ हार जीत नहीं बता रहे, ये एक ट्रेंड दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है और उनकी जीत का मार्जिन भी बढ़ रहा है। और एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा है वोटर टर्नआउट का। 2022 में कैराना में 75% से भी ज्यादा मतदान हुआ। अब सोचिए, 2007 की तुलना में ये 24 पॉइंट्स की एक बहुत बड़ी छलांग है। राजनीति में जब वोटिंग परसेंट इतना बढ़ता है तो इसे हाइटेंड इंगेजमेंट कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि लोग अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, ज्यादा जुड़ रहे हैं। और ये अक्सर दिखाता है कि वोटर या तो किसी मुद्दे को लेकर बहुत उत्साहित है या फिर मौजूदा व्यवस्था से नाखुश है और बदलाव चाहते हैं। अब समझते हैं कैराना के सामाजिक समीकरण को, जो किसी भी रणनीति की बिल्कुल बुनियाद है। यहाँ लगभग 40% मुस्लिम आबादी है। जाट और गुजर समुदाय मिलाकर करीब 14% हैं। दलित मतदाता लगभग 18% हैं और बाकी 28% में अन्य पिछड़ी और सामान्य जातियां शामिल हैं। इन आंकड़ों को समझना सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं है, बल्कि ये हर समुदाय की सामाजिक आर्थिक जरूरतों और उनकी उम्मीदों को समझने का एक जरिया है। तो हमारे पास आंकड़े तो आ गए, लेकिन कोरे आंकड़े खुद कुछ नहीं कहते। असली काम अब शुरू होता है, इन आंकड़ों का विश्लेषण करना और उनसे रणनीतिक समझ निकालना। इसे हम कहते हैं डायग्नोसिंग द लैंडस्केप, यानी जमीनी हकीकत का निदान करना। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर एक्सरे देखकर बीमारी का पता लगाता है, यहीं से असली कहानी निकल कर आती है। इस विश्लेषण से 4 मुख्य पैटर्न सामने आए। पहला, सपा का जनादेश लगातार बढ़ रहा है। दूसरा, और ये सबसे अहम है, कि ध्रुवीकरण का असर कम हो रहा है और वोटर अब रोजमर्रा की जरूरतों और विकास जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तीसरा, सपा अपने कोर वोट को मजबूत करते हुए नए समुदायों को भी साथ जोड़ रही है। और चौथा, मौजूदा विधायक के काम ने एक व्यक्तिगत विश्वास पैदा किया है। ये पैटर्न समझना असल में लोकतंत्र के उस मूल सिद्धांत को समझना है, जहां हर नागरिक की आवाज मायने रखती है और एक जिम्मेदार व्यवस्था का काम है उसे पूरी गरिमा के साथ सुनना। अब बात करते हैं उम्मीदवार के स्वॉट विश्लेषण की। स्वॉट का मतलब है
ताकत, स्ट्रेंथ्स, कमजोरी, वीकनेसेस, अवसर, अपॉर्चुनिटीज और खतरे, थ्रेट्स। तो उम्मीदवार की ताकत क्या है? उनका 3 बार का विधायक होना और किसानों से मजबूत जुड़ाव। कमजोरी है उन पर चल रहे आपराधिक मामले और फंड्स की कमी। अवसर मिलता है सत्ताधारी दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और किसानों की नाराजगी से, खासकर गन्ने के बकाये को लेकर। और सबसे बड़ा खतरा है ध्रुवीकरण की कोशिशें और विपक्षी दलों का गठबंधन। और इन सबसे ऊपर है जनता की आवाज। वोटरों की 3 सबसे बड़ी शिकायतें क्या हैं? पहला, कृषि संकट, यानी गन्ने का बकाया और फसलों के कम दाम। दूसरा, आर्थिक ठहराव, यानी नौकरियों की कमी और खराब सड़कें। और तीसरा, स्वास्थ्य और पानी जैसी बुनियादी सेवाओं की भारी कमी। यही वो असल मुद्दे हैं जो किसी भी अभियान की आत्मा होते हैं। इन्हीं पर रणनीति बनती है। इस सारे विश्लेषण के बाद रणनीति को एक ठोस ढांचे में ढाला जाता है। यहाँ इसे चतुर्मुख सिद्धांत या चतुर्मुखा डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया है। ये पिछले सभी डेटा और विश्लेषण पर आधारित एक 4 आयामी योजना है। आप कह सकते हैं कि ये वो आर्किटेक्ट का प्लान है जिसके आधार पर चुनावी अभियान की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो इस चतुर्मुख सिद्धांत के 4 स्तंभ क्या हैं? पहला, मतदाता और मुद्दे, यानी किसानों के संकट जैसे जमीनी मुद्दों से सीधे जुड़ना। दूसरा स्तंभ है विपक्षी की कमजोरी, यानी सत्ताधारी पार्टी के अधूरे वादों को जनता के सामने रखना। तीसरा, पार्टी मशीनरी, मतलब गांव से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को पूरी तरह से एक्टिव करना। और चौथा स्तंभ है नैरेटिव और मीडिया, यानी प्रगति और शांति का एक सकारात्मक संदेश गढ़ना और उसे प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाना। ये पूरी रणनीति एक केंद्रीय विचार पर टिकी है। जैसा कि रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है, कैराना के मतदाता रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि जमीनी स्तर पर लोग अब ध्रुवीकरण की राजनीति से आगे बढ़कर विकास, रोजगार और अपनी आम जिंदगी से जुड़े ठोस मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। एक अच्छी रणनीति कागज पर तो बहुत शानदार दिखती है, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। अब हम देखेंगे कि इस ब्लूप्रिंट को अमल में कैसे लाया जाता है। इसके लिए एक 90 दिन की बिल्कुल समय पर बंधी योजना बनाई गई, जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक्शन में बदलती है। इस 90 दिन की योजना को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण 90 से 61 दिन तक नींव रखने का है। इसमें वोटर लिस्ट फाइनल करना, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना और शुरुआती मैसेज भेजना शामिल है। दूसरा चरण 60 से 31 दिन का संपर्क तेज करने पर केंद्रित है। इसमें गांव-गांव बैठकें, घर-घर प्रचार और रैलियां होती हैं। और आखिरी चरण अंतिम 30 दिनों का पीक विजिबिलिटी का है, जब प्रचार को उसके चरम पर पहुंचाया जाता है और हर एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। आज के दौर में जमीनी प्रचार डिजिटल के बिना अधूरा है। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए छोटे वीडियो और तथ्य भेजना, विकास के कामों पर आकर्षक रील्स बनाना और सबसे जरूरी फैक्ट चेकिंग के जरिए अफवाहों का खंडन करना शामिल है। पर यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। डिजिटल संवाद में लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क इसी बात पर जोर देता है कि किसी भी नागरिक का डेटा उनकी सहमति और सुरक्षा के बिना इस्तेमाल न हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, निचोड़ ये है कि गांव की एक छोटी सी बैठक से लेकर व्हाट्सएप पर भेजे गए एक मैसेज तक हर एक्शन एक सोची समझी समन्वित योजना का हिस्सा है। कुछ भी हवा में नहीं होता। यही आधुनिक राजनीति की हकीकत है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां हर कदम नपातुला होता है, जिसका एक ही मकसद है, जनता की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझना और उन पर काम करना। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर राजनीति डेटा इंजीनियरिंग बनती जा रही है, तो लोकतंत्र के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या इससे मतदाता और मजबूत होंगे क्योंकि उनकी समस्याओं को डेटा के जरिए बेहतर समझा जा रहा है, या ये सिर्फ चुनाव जीतने की एक मशीन बनकर रह जाएगा? इस पर सोचना जरूरी है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.